गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने लुईस कॉसेल की थ्योरी पढ़ ली थी। हम लोगों ने लैंगमर और लुईस का कोवेलेंट बॉन्ड का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था। और हम लोगों ने ये देख लिया था कि आप लोग किस तरीके से लुईस लैंगमर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। किसके लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए। तो गाइज अगर वहां तक की बात क्लियर हो गई तो आज भी हम लोग टेक्निकली लुईस कॉसेल के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्जेस। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर फॉर्मल चार्जेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, लेकिन काफी सारे बच्चों को ना ये कंफ्यूज करता है। तो मैं आप लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चलिए, तो मेरा प्यार बच्चों, क्या आप लोगों को फॉर्मल चार्जेस पता है? अगर नहीं तो मैं सिखाता हूं। देखो क्या होता है, कुछ बातें मैं आपको पहले बताता हूं। जो अपने लुईस का डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, या लुईस कॉसेल की जो थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हो, वो आपको स्ट्रक्चर नहीं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देता है। वो आपको एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हो ये बताता है, लेकिन ऑथेंटिक शेप क्या है उसके बारे में आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। दूसरा कि यहां पर मॉलिक्यूल के एक पर्टिकुलर एटम पर क्या चार्ज है वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल चार्जेस का मतलब क्या होता है, हम लोग एक मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम्स हैं, हम उन पर्टिकुलर एटम्स को एक फॉर्मली चार्ज दे देते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है। अभी भी बात समझ में नहीं आई। देखो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास में ओजोन है, वी हैव ओजोन। ओजोन को मैं O3 से रिप्रेजेंट करता हूं। प्यारे बच्चों, जब आप लोग ओजोन का मॉलिक्यूल बनाओगे तो यहां पर लुईस कॉसेल कॉन्सेप्ट के हिसाब से या तो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, या तो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है। ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 3 है। एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3। अब यहां पर आप ओजोन के दोनों स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करो तो पहले स्ट्रक्चर में एटम 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वहीं दूसरे स्ट्रक्चर में एटम 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स है मेरे प्यारे बच्चों। आई रिपीट, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स है जिनके इस प्रकार एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग रियलिटी में देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। तो अब हम लोग उतने सारे स्ट्रक्चर में से कौन से स्ट्रक्चर को चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉलिक्यूल के लेट्स से 3 पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। एक ऐसा मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल CO3 डाइनेगेटिव। CO3 डाइनेगेटिव, CO3 डाइनेगेटिव के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर आप चूज करोगे, कौन से स्ट्रक्चर को आप सबसे ज्यादा स्टेबल मानोगे, वो किसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे? फॉर्मल चार्जेस के बेसिस पर। दैट मीन्स आप क्या करने वाले हो, आप एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को एक चार्ज प्रोवाइड करोगे, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक चार्ज प्रोवाइड करोगे, और एक लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद, एक मॉलिक्यूल के अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम के ऊपर सबसे लीस्ट, सबसे कम चार्ज है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मल चार्जेस सबसे कम होंगे वो स्ट्रक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और वही आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो फॉर्मल चार्जेस के लिए मैं एक स्टार बना के आप लोगों के लिए पॉइंट लिख देता हूं, दैट द फॉर्मल चार्जेस
are used to determine the most stable structure of a particular molecule that is the molecule, yeah, that is the structure with least formal charge will be considered as most stable. क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो क्या है फॉर्मल चार्जेस? अभी मैंने आपको बताया नहीं है बेसिकली क्या है, लेकिन फॉर्मल चार्जेस की यूटिलिटी क्या है, क्या ये आपको बात समझ में आ गई कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप एक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये एक से ज्यादा टाइप के रिप्रेजेंटेशन में से आपको कौन सा मॉलिक्यूल चूज करना है वो किसके बेसिस पर डिसाइड होगा? फॉर्मल चार्जेस के बेसिस पर। जो स्ट्रक्चर के पास फॉर्मल चार्जेस सबसे लीस्ट होंगे या फॉर्मल चार्जेस सबसे छोटे होंगे, लीस्ट फॉर्मल चार्जेस या मैं कहूं स्मॉल फॉर्मल चार्ज कहना ज्यादा बेहतर है, स्मॉल फॉर्मल चार्ज कहना ज्यादा बेहतर है, जिसके पास में स्मॉल फॉर्मल चार्ज होगा वो हम कंसीडर करेंगे। नाउ गाइस, आप फॉर्मल चार्जेस निकालोगे कैसे? हाउ विल यू फाइंड द फॉर्मल चार्ज? और फॉर्मल चार्ज बेसिकली होता क्या है? दोनों बात अपने को समझना पड़ेगी। तो देखो बेटा, आप लोग जानते हो कि एक एटम है, चलो यहां पर इसको कंसीडर करो, एक एटम है कार्बन और इसने ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार डबल बॉन्डिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यहां पर अब आप देख रहे हो कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के वैलेंस शेल में वैसे तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन शेयरिंग के बाद अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप बोलोगे कि सर कार्बन के वैलेंस शेल में देखा जाए तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसने इन 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कैसे किया? इसने इन 4 इलेक्ट्रॉन का यूज कैसे किया? काय में? बॉन्डिंग बनाने में। इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद है उसका इस्तेमाल कैसे किया? बॉन्ड बनाने में। तो यहां पर मैं देखूंगा कि वैलेंस शेल में से इसने बॉन्डिंग के लिए चारों के चारों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर दिया। तो जो नॉन बॉन्डिंग रह गई, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जिनका बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं है, वो कितने हैं? 0। लेकिन अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन देखूं तो बेटा ऑक्सीजन के पास आपको यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जब आप एक ऑक्सीजन की बात करोगे तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन दिखे, लेकिन बॉन्डिंग के अंदर मेरे प्यारे सर इसने सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करा और 2 इसका इस्तेमाल करा। अभी अपन 2 की बात करेंगे। और नॉन बॉन्डिंग में ऑक्सीजन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो आप यहां पर देखें कि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल कैसे किया? 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 ये ले गया बॉन्डिंग में और 4 रह गए नॉन बॉन्डिंग में। तो इसका पूरा जो लेखा जोखा है इसे ही फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। यानी कि फॉर्मल चार्ज इज नथिंग बट द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एन एटम यूज्ड इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। एक एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार बॉन्डिंग करने के लिए यूज करता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग में रह जाते हैं, बिना बॉन्डिंग करे रह जाते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन को फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इजी पार्ट है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई अच्छे तरीके से? की बात बेटा अच्छे तरीके से श्योर हो? ओए, क्या मेरे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओए, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप भी उखाड़ सकता हूं और सकीना को वापस भारत ला सकता हूं। हिंदुस्तान आबाद था, आबाद है और आबाद रहेगा। अशफाक अली। चलिए मिटाएं इसको। चलिए, वेरी गुड। नाउ तो क्या बोलेंगे फॉर्मल चार्ज को? व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? इट इज नथिंग बट द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एन एटम यूजेस इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लिख देते हैं फॉर्मल चार्ज क्या है? इट गिव्स अ proper
description, it gives a proper description of how an atom uses its valence shell electron for bonding and electrons remains in non bonding। क्या बात समझ में आ गई? मतलब बेसिकली आपको फॉर्मल चार्ज क्या बताएगा, ये आपको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे देगा, एक प्रॉपर आपको जिसको बोलना चाहिए एक लेखा जोखा दे देगा, जो आपको बताएगा कि एक एटम किस तरीके से इस चीज को यूज करता है। नाउ फॉर्मल चार्जेस का फॉर्मूला, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस इज द फॉर्मूला। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को T से लिखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में गए, मतलब जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई याद करो पिछले वीडियो में अपन ने इसको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखा था, यानी कि U माइनस हाफ, और बॉन्डिंग में कितने गए, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी मल्टीप्लाई बाय S। तो दिस फॉर्मूला विल गिव यू द फॉर्मल चार्ज ऑन द ईच एटम। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? जल्दी से जरा इसको नोट करो। मैं यहां से रब करके, क्योंकि मुझे यहां पर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है, जरा इसको नोट करेंगे फटाफट से। फॉर्मूले को लिख लिया, मैं ये फॉर्मूला यूज करके आगे बढ़ूंगा, इसको अपन रब कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक की अगर बात अच्छी तरीके समझ में आ गई तो मैं फॉर्मूला यहां पर ऊपर चढ़ा के लिख देता हूं। दैट इज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पर पेयर की बात नहीं कर रहे, हम हर इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली लेंगे। तो यहां पर लेट से मेरे पास में ओजोन का मॉलिक्यूल है, तो ओजोन का मॉलिक्यूल देखो बेटा कैसे बनेगा। ओजोन में ये दो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरीके से शेयरिंग करेंगे, ये इस तरीके से शेयरिंग करेंगे, और एक पेयर इस तरीके से शेयरिंग करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका क्या बन गया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नाउ गाइस ध्यान से देखेंगे, लेट्स से दिस इज ऑक्सीजन एटम नंबर 1, दिस इज ऑक्सीजन एटम नंबर 2 एंड दिस इज ऑक्सीजन एटम नंबर 3। नाउ बेटा यहां पर फॉर्मल चार्ज, जैसा मैंने आपसे कहा था, एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हर एटम का चार्ज निकालना होता है। तो यहां पर अपन स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एंड एवरी एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हर एटम का आपको यहां पर क्या निकालना होता है? चार्ज निकालना होता है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले एटम नंबर 1 की। एटम नंबर 1 यानी आपका ऑक्सीजन एटम नंबर 1। चलिए इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। इसके बाद आप बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हम लोग सब ये बात बचपन से जानते हैं। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? देन यहां पर आप देखिए इस ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? सिर्फ ये 2, बाकी सब तो ये सब शेयरिंग में। तो ये इसके 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो -2 माइनस हाफ। और इसने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने जरा देखो, 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि जब आप ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करोगे तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा ना कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, शेयरिंग के बाद ही इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 अनशेयर्ड है और 1 2 3 4 5 6 शेयर्ड है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये चला गया 3 टाइम्स, -2 -3 हो गया 5, 6 -5
5 इज इक्वल टू +1, यानी ये वाले ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज निकल कर आया वो कितना आया, +1। क्या यहां तक का पॉइंट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये तरीके से क्लियर हुई, अच्छे तरीके से क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलिए तो फिर अब यहां पर एटम नंबर 2 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एटम नंबर 2। दिस इज योर एटम नंबर 2। इसका जरा फॉर्मल चार्ज निकालिए। इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी इसके वैलेंस शेल में, हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी यहां पर 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग कितनों ने करी, 1 2 3 4 ने 4, तो ये और ये कट गया 2 टाइम्स, -4 -2 हो गया 6, 6 - 6 यानी 0, यानी ये वाले एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0, कोई चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर। यानी ये एटम इस मॉलिक्यूल में भी सबसे ज्यादा स्टेबल ये एटम है, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मल चार्ज 0 है, बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। देन थर्ड एटम की बात करें, थर्ड एटम का फॉर्मल चार्ज कितना है, कौन सा थर्ड एटम? ये अब यहां पर देखो इसके पास में वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, अनशेयर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 तो अनशेयर्ड हो गए, माइनस शेयरिंग कितनों ने करी, 2 ने, 1 और 2, 2 ने शेयरिंग करी, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो 6 - 7 इज इक्वल टू -1, यानी इस वाले एटम पर कितना चार्ज आ गया, -1। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के ऊपर बड़े आराम से, बड़े मतलब बिना किसी दिक्कत के फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात? चलिए तो गाइस यहां पर आपका फॉर्मल चार्ज वाला पार्ट खत्म होता है। दिस इज योर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज एक तरीके की फॉर्मेलिटी है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को जनरली ओजोन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, जेईई नीट पर इस पर से कोई खास क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपके स्कूल एग्जाम्स में आता हो तो आपके लिए मेरे ख्याल से इतना रिप्रेजेंट करना बहुत है। इट इज जनरली अ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, इट इज सिंपली अ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। और चार्ज कैसे निकाला, बेस्ड अपॉन द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या मेरे प्यारे बच्चों की बात समझ में आ गई? तो मेरे टूटे अस्पताल की सूखी हुई बेंच, फटाफट से इसको नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं हमारा फेवरेट ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस कोसेल थ्योरी। क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री पढ़े और ड्रॉबैक्स ना आए तो ससुरी क्या खाक केमिस्ट्री है। चलिए तो फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर अपन बात करेंगे ड्रॉबैक्स की। नोट इट डाउन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत रही? फॉर्मल चार्ज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया? ओके, तो इसको समझ लेने के बाद अब मैं मेरे प्यारे गुलगुले बच्चों से बात करूंगा लिमिटेशंस की। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे बच्चों, बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट लॉ, जो आप लोगों को लुईस एंड कोसेल अंकल ने मिलकर ऑक्टेट लॉ दिया था, उसके कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। क्या था ऑक्टेट लॉ मेरे प्यारे बच्चों? जो मुझे सबसे पहले बताएगा ऑक्टेट लॉ के बारे में, उसको मैं दूंगा एक हार्ट। चलिए जल्दी बताओ मेरा जादू, हम मेरे को बता देंगे ऑक्टेट लॉ क्या होता है, जल्दी मुझे बता दो भगवान। क्या था ऑक्टेट लॉ? बेटा ऑक्टेट लॉ का मतलब यह था कि जब कभी भी एक एटम जो कि अभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसके पास नहीं है, मतलब नोबल गैसेस को छोड़कर सारे एटम्स ये कोशिश करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके वो पूरे कर ले, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट लॉ। लेकिन ऑक्टेट लॉ का सबसे पहला लिमिटेशन लिखा, सबसे पहला जिसको बोलना चाहिए हमारे पास में लिमिटेशन आया, वो था ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। क्योंकि बेटा अभी तक आप लोगों ने ऑक्टेट लॉ के अंदर यह देखा होगा कि आपके पास में जब कभी भी कोई एटम बॉन्डिंग करता है, फॉर एग्जांपल अगर अपन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग करके देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग करो आप इस प्रकार, ये देखो जरा ध्यान से, तो यहां पर आप देख रहे हो यह हर चीज पेयरिंग में हो रही है। यहां पर जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया तो वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाए। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों,
जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दो एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही वो हमेशा पेयर में है। मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, हम दोनों के इलेक्ट्रॉन हमने शेयर करी, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर नहीं बन गया। तो आप यहां पर देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दिखाई दे रहा है। तो टोटल देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स। टोटल आपके पास में यहां पर कितने बॉन्ड पेयर है? 4 बॉन्ड पेयर है। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनबॉन्डिंग, वो इलेक्ट्रॉन्स जो अनबॉन्डिंग में नॉन बॉन्डिंग पेयर का मतलब है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर भी बोला जाता है। कैसा पेयर? लोन पेयर, जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी और से, वो अकेले ही खुश है। उनका जोड़ा, उनका पेयर अकेले में खुश है। दो लोग हैं, एक दूसरे की कंपनी में खुश है, उनको कहीं तीसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये पहले से पेयर्ड है, ये पहले से पेयर्ड है, ये दोनों पहले से पेयर्ड है और ये दोनों पहले से पेयर्ड है। तो इनको यहां पर किसी प्रकार की कोई भी पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, तो इन्हें बोला जाता है लोन पेयर। यहां पर भी आप देखो 1 2 3 और 4 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास में जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयरिंग में दिखाई पड़े। तो लुईस कॉसेल का भी यही कहना था। लुईस कॉसेल की जो ऑक्टेट थ्योरी थी मेरे प्यारे बच्चों, उसका यही तो कहना था। क्या कहना था? उसका यह कहना था कि जब कभी भी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करके, डोनेट करके, एक्सेप्ट करके अपने अपने ऑक्टेट्स को पूरा करते हैं, उस प्रोसेस में आपको सिर्फ 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। एक दिखेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और एक दिखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनका नाम पड़ गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लुईस कॉसेल का जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो किस पर था? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पर। लेकिन जब मेरी नजर पड़ी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के ऊपर, तो मैंने ये पाया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से, आप यहां पर ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब नाइट्रोजन के 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ऑक्सीजन का तो आप देखो ऑक्टेट पूरा हो गया है, लेकिन नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अब एक बात देखो, नाइट्रोजन के, जब आप नॉर्मली नाइट्रोजन बनाते हो तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आप इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हो। 5 में से 2 तो शेयर हो गए, बचे 3। तो ये रहे वो 1 2 और ये रहा तीसरा। अब आप जब इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को देख रहे हो तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, ये मैंने माना कि चलो लोन पेयर है क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये माना कि 1 और ये 2 दोनों बॉन्ड पेयर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को देखो, ये तो पेयर्ड ही नहीं है, ये तो अनपेयर्ड रह गया, ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब 1, जो ऑड नंबर होते हैं 1 3 5, तो इसके पास में एक ऑड पेयर, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसके पास में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो लुईस कॉसेल के हिसाब से तो ये दुनिया में मौजूद ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाम की गैस होती है और ये काफी ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। हुई कि नहीं गड़बड़ मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, एक एग्जाम्पल और देता हूं। NO2 नाम की गैस के बारे में तो सबने सुना होगा, बिल्कुल सुना है, मैंने भी सुना है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक तो लोन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बना दो और 1 इलेक्ट्रॉन इधर बना दो। अब जरा बनाओ ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब यहां वाले ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है। अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर पूरी तरीके से इसको डोनेट कर देगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए कि नहीं हो गए। अब हुआ क्या, जब आप इस नाइट्रोजन को देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन ही है। अगेन यहां पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास में यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जब आपने NO2 का स्ट्रक्चर बनाकर देखा तब भी आपने ये चीज ऑब्जर्व करी, तब भी आपने ये चीज देखी कि यहां पर क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की। तो जब हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल्स देखे तो हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल्स देखकर पता लगा लिया कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर स्टेबल। बच्चों ये अनस्टेबल नहीं है। आप ये मत सोचना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अनस्टेबल है या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल है, नहीं नहीं, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर प्रेजेंट। ये नेचर में बनते भी हैं और काफी देर तक रहते भी हैं, स्टेबल भी होते हैं। समझ रहे हो बात को। तो लुईस कॉसेल के हिसाब से तो ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑक्टेट लॉ तो ये दोनों फॉलो ही नहीं कर रहे। ना तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। आप देखो अगर इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा होता हो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। हो गई ना गड़बड़। यहां पर भी 7 ही हो रहे हैं, लेकिन होना 8 चाहिए। उसमें से भी यहां पर एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो कि लुईस कॉसेल ने कहीं से कहीं तक बताया ही नहीं था। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट in reality, but these are not at all explained by Lewis and Cossel in their concept। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए सेकेंड ड्रॉबैक की तरफ चलते हैं। इनकम्प्लीट वैलेंस शेल मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी आपके पास में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नेचर में चेक किया तो मैंने ये चेक किया कि नेचर में बेरिलियम क्लोराइड नाम का एक मॉलिक्यूल होता है और काफी स्टेबल होता है। तो मैंने बेरिलियम पे नजर डाली, तो जब मैंने बेरिलियम पे नजर डाली तो मैंने पाया कि बेरिलियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब क्लोरीन आता है तो क्लोरीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो मैंने क्लोरीन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिए, जरा ध्यान से देखो, और मैंने इनके बीच में बॉन्डिंग कर दी। जैसे मैंने बॉन्डिंग करी तो मैंने ये देखा कि मेरे क्लोरीन भैया के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये क्लोरीन भैया के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन जब मेरी नजर हमारे बेरिलियम दादा पर पड़ी तो बेरिलियम दादा को देखकर तो पता चला कि बेरिलियम दादा के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। बेरिलियम अंकल के वैलेंस शेल में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडले चुन्नू मुन्नू बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। होने कितने चाहिए थे, 8। ऑक्टेट लॉ क्या कहता है, कितने होने चाहिए, 8। है कितने, 4। तो दोनों में आपको समझ में आई प्रॉब्लम। तो फिर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लुईस कॉसेल के ऑक्टेट लॉ के हिसाब से, ये मॉलिक्यूल तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, पर ये तो करता है, ये तो एग्जिस्ट करता है और काफी स्टेबल होता है। कोवेलेंट नेचर का होता है और कोवेलेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स तो बहुत स्टेबल होते हैं। और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको शक हो रहा हो तो। BF3 की तरफ चलते हैं, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड। जब मैंने बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड की तरफ देखा तो मैंने पाया कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब बोरॉन आया तो भाई फ्लोरीन का ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। BF3 को यहां लिख देते हैं। तो ये बोरॉन के साथ फ्लोरीन का काम तो बढ़िया हो गया। देखो, फ्लोरीन का काम बोरॉन के साथ तो बढ़िया हो गया, लेकिन बोरॉन अंकल का क्या, बोरॉन अंकल के साथ तो खिलवाड़ हो गया, बोरॉन अंकल के साथ तो चोट हो गई, कट गया बोरॉन अंकल का बेचारे का। 3 फ्लोरीन लेकर घूम रहे थे, फायदा एक से भी नहीं हुआ। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। होना कितने चाहिए थे, 8। तो सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छे तरीके से समझ में आ गया? तो यहां पर आपके पास में सेकेंड ड्रॉबैक क्या कंप्लीट हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट येट दे आर वेरी स्टेबल, येट दे आर वेरी स्टेबल। एक एग्जाम्पल मैं आपको और सिखा देता हूं, चलो मेरा मन कर रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटू सा और मोटू सा, लिथियम क्लोराइड LiCl। बताइए लिथियम क्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल में मेरे लाडलो, मेरे गुचपुचू बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7। याद करो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मैंने सिखाया था एनोमेलस बिहेवियर। हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट बाकी ग्रुप मेंबर से कुछ प्रॉपर्टीज में अलग होता है। ये लिथियम अपने ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करते हुए इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और नॉन आयोनिक नेचर शो करता है। आयोनिक कंपाउंड ना बनाते हुए कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, इसलिए मैं लिथियम के इलेक्ट्रॉन की यहां पर शेयरिंग कर रहा हूं। तो क्लोरीन के तो मजे हो गए, क्लोरीन के तो मजे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे क्लोरीन के। लेकिन लिथियम के साथ क्या हुआ? लिथियम के वैलेंस शेल में तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 इलेक्ट्रॉन ही आए। तो क्या लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हुआ? लिथियम सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है। इसके 2 शेल होते हैं और जिसके 2 शेल होते हैं उसके सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसा ऑक्टेट लॉ कहता है। तो ऑक्टेट लॉ के हिसाब से तो ये पूरी तरीके से वैलिड है नहीं, ये पूरी तरीके से बैठ रहा नहीं है। तो मुझे तो ये बात नहीं जमी। ना 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 ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड ओ मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, तो इनकम्प्लीट वैलेंस शेल के पास हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन की, दैट इज एक्सपांड ऑक्टेट। एक्सपांड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। अब एक्सपांड का मतलब वो वाला एक्सपांड नहीं, यहां पर एक्सपांड का दूसरा मतलब होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। मतलब ऑक्टेट लॉ कहता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, शेयर करके, एक्सेप्ट करके कितने इलेक्ट्रॉन ले आए? 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, सॉरी। लेकिन मेरे पास में जैसे मैंने नजर पड़ी एक मॉलिक्यूल पर PCl5 पर, मेरी अक्ल काम नहीं करी, मेरा दिमाग घूम गया। क्यों दिमाग घूम गया? मैं आपका दिमाग भी घुमाता हूं। हम लोग सब जानते हैं फास्फोरस नाइट्रोजन के बाद आता है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस आता है। तो जिस तरीके से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आप लोग 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हो, मैंने नाइट्रोजन की तरफ फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब इसके पास में जैसे ही क्लोरीन आया, तो भाई क्लोरीन तो अपन जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। एक क्लोरीन इधर आया, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। एक क्लोरीन इधर आया, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। एक क्लोरीन इधर आया, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन इधर लेकर आ गया। एक क्लोरीन इधर आया, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन लेकर इधर आ गया। तो हुआ क्या? हुआ ये, हुआ हुआ क्या हुआ, क्या हुआ रे सनम, किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम। क्या हो रहा है सर? गाना सुन के कुछ कुछ हो रहा है। अबे हट ठरकियो। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर फास्फोरस को छोड़कर क्लोरीन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। लेकिन अब जब आप फास्फोरस पर नजर डालते हो, तो भाई फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करी। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो गए। आई बात समझ में? इसके पास एक्सपांड ऑक्टेट हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 8, उससे ज्यादा हो गए। फिर मैंने देखा SF6 को, मेरा दिमाग फिर घूम गया। क्यों घूम गया? क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है और इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर मैंने सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। जैसे ही फ्लोरीन आया, तो फ्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। ये 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 फ्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आया।
ये फ्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, लेकिन हुआ क्या, सबने शेयरिंग करी, अपना अपना ऑक्टेट सबने पूरा कर लिया। देखो भाई सबने अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, फ्लोरीन के तो मजे हो गए, फ्लोरीन तो चकाचक ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करके बैठ गया। लेकिन जब अपन ने सल्फर को देखा तो गड़बड़ ये हो गई कि सल्फर ने 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करी, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में। अब बोलो क्या PCl5 नहीं एग्जिस्ट करता? करता है, स्टेबल होता है। SF6 स्टेबल होता है, अरे बहुत ही स्टेबल है, बहुत स्टेबल होता है, क्या समझे हो? तो ये बहुत स्टेबल होता है, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऑक्टेट लॉ क्या बेल आइकॉन फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर ये भी क्या हो गया, ये भी आपका एक तरीके का ड्रॉबैक या लिमिटेशन हो गया। फटाफट से इसको नोट करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ के बाकी के ड्रॉबैक्स की तरफ चलें। क्या ये दिक्कत, क्या ये परेशानी? अच्छा ऐसा नहीं है मेरे लाडले गुलगुले बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे, मेरे छोटे, मेरे नन्हे, मेरे राजदुलारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। सल्फर ऑक्टेट लॉ को भी फॉलो करता है। अगर आप SCl2 मॉलिक्यूल देखोगे तो SCl2 के अंदर सल्फर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्लोरीन के साथ SCl2 नाम का मॉलिक्यूल बनाता है। और यहां पर आप देखें कि इसका ऑक्टेट बन रहा है, यहां पर सल्फर और क्लोरीन अपना अपना ऑक्टेट बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि सल्फर या फास्फोरस ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं करते, नहीं नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्टेट लॉ को फॉलो करते हैं ऐसा नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑक्टेट लॉ के अलावा भी ये मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। चलिए फोर्थ ड्रॉबैक की बात करते हैं। लुईस कॉसेल ने अपने ऑक्टेट लॉ में बोला कि दुनिया का हर एटम नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, कभी किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते। बट नोबल गैसेस लाइक XeF2 xenon डाइफ्लोराइड, XeF4 xenon टेट्राफ्लोराइड, XeOF2 xenon ऑक्सीफ्लोराइड, XeO2 xenon ऑक्साइड, KrF2 क्रिप्टॉन फ्लोराइड, इस तरीके से नोबल गैस इतने सारे मॉलिक्यूल्स बना सकता है। सो देयरफॉर नोबल गैसेस डू रिएक्ट्स इन सम कंडीशंस। ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे कि वो कौन सी कंडीशन होती है, वो क्या सिनेरियो होता है जब नोबल गैस को रिएक्ट करना पड़ता है। और नोबल गैस भी सारी नहीं, सिर्फ जेनॉन और क्रिप्टॉन को ही रिएक्ट करते हुए देखा, हीलियम, नियॉन, आर्गन को नहीं देखा रिएक्ट करते हुए। तो कुछ नोबल गैसेस रिएक्टिव होती है, जिसमें से स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है जेनॉन एंड क्रिप्टॉन। ये दो ऐसी गैसेस होती है जो क्या होती हैं, रिएक्टिव होती है मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्ट करती है। तो यहां पर तो ये मुंह के बल गिर गया इनका लॉ बिल्कुल ऑन द मुंह गिर गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दुनिया के सब लोग नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन यहां तो नोबल गैस ही डर की निकला, नोबल गैस ही भाग गया, नोबल गैस ही लेके भाग गया। समझ में आ रही है चीज को? तो यहां पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये हो गया। देन मेरे प्यारे बच्चों फिफ्थ ड्रॉबैक ये है कि अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल बनाओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आप पहले ऑक्सीजन बनाओगे और फिर यहां पर आप हाइड्रोजन रख दोगे और इनके बीच में बॉन्डिंग बना दोगे। तो अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से रखूं, तो वाटर के मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, इसका शेप क्या दिख रहा है, लीनियर, और इसका बॉन्ड एंगल क्या दिख रहा है, 180 डिग्री। बट दिस इज नॉट करेक्ट। रियलिटी में वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके का बेंट शेप या मैं कहूं वी शेप्ड होता है, और यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्रीज के आसपास का होता है। नहीं, नॉट 107, 104, हाँ 107 डिग्रीज के आसपास का होता है, जो कि दिख 180 रहा है। यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर
नॉट इनफ टू गिव द ऑथेंटिक शेप और ऑथेंटिक ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री के बारे में मेरे प्यारे बच्चों कोई बात नहीं करता है, बिल्कुल बात नहीं करता। तो यहां पर हम लोग इसका 5th पॉइंट लिख लेंगे दैट इट डज नॉट डील्स विथ, यानी दिस लॉ या दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट डील्स विथ द शेप, deals with the shape and geometry of molecules, यानी molecules की shape और geometry क्या होगी उसके बारे में ये कोई बात नहीं करेगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का बनाते हैं तो हमारे पास में ऐसे चांसेस होते हैं कि बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाए। तो उसमें से कौन सा स्टेबल है या मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में भी ये कोई बात नहीं करता। तो इट डज नॉट डील्स विद, इट डू नॉट डील्स विथ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी क्यों आती है, एक मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों होता है, स्टेबिलिटी के पीछे क्या फैक्टर्स काम करते हैं, क्या उसके रिलेशनशिप है स्टेबिलिटी का और मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल बनने के बाद क्यों स्टेबल हो जाता है, स्पेसिफिक तरीके से इन लोगों ने कोई बात नहीं करी थी। तो कुल मिलाकर लगभग 6 ऐसे लिमिटेशन है जो मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और अब हम लोग यहां से आगे बढ़ने से पहले, यानी कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने से पहले सारी कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जैसे लेटाइस एंथैल्पी क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में भी सीखे थे वो हम एक बार वापस से सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, ये अच्छे तरीके से ध्यान से देख लो, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।